गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का ये वीडियो फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष एलएलबी के विद्यार्थियों के जो नेक्स्ट पेपर द स्टैट्यूज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज कानूनों के निर्वचन को लेकर है। इससे पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को लेकर 2 वीडियो आपके सामने लेकर आया था और उसके बाद जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर मैंने देखा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न होगा जो हमारे दोनों वीडियो से बाहर हो। अगर पुराने दोनों वीडियो को देखकर आपको पेपर में सहायता मिली हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज का मैं ये वीडियो द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के पेपर को लेकर आया हूँ और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर के कुछ विषयों पर लेकर मैं और आपके सामने वीडियो लेकर आऊँ तो एक छोटा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी आप अपना कमेंट दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बार बार ये ग्रुप में ये वीडियो पोस्ट इधर उधर से ना करने पड़े। सिर्फ जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे और जो एलएलबी को गंभीरता से लेना चाहेंगे वही विद्यार्थी तक हमारा वीडियो सीधे सीधे पहुंच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला वीडियो कहीं ग्रुप में शेयर ना करना पड़े। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि अगर जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला पेपर होने वाला है दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज कानूनों का निर्वचन। देखिए निर्वचन का क्या अर्थ होता है, कानूनों के इंटरप्रिटेशन से हम क्या समझते हैं। तो सामान्य ने कहा कि इंटरप्रिटेशन क्या है, आर्ट ऑफ द फाइंडिंग द ट्रू सेंस नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। क्या है कि भाई इंटरप्रिटेशन और निर्वचन जो है वो किन्हीं शब्दों का वास्तविक भाव निकालने की कला है, प्राकृतिक भाव निकालने की कला है। इट इज़ आर्ट ऑफ फाइंडिंग ट्रू सेंस नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो कानून में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों का वास्तविक भाव क्या है, उन शब्दों का प्राकृतिक अर्थ क्या है, उसे निकालने की कला को ही इंटरप्रिटेशन या निर्वचन कहा जाता है। नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बट आल्सो द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। केवल मात्र शब्दों का प्राकृतिक अर्थ या वास्तविक अर्थ ही नहीं निकाला जाता इंटरप्रिटेशन में, अपितु जो विधायिका का कानून बनाने के पीछे इंटेंशन है, जो आशय है, उसको भी निकाला जाता है। तो वो भी एक आर्ट इंटरप्रिटेशन की ही आर्ट है। देख लीजिए या मान लीजिए कि न्यायालय के सामने जब कभी भी कोई डिस्प्यूट आता है, वेन एवर एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिफोर द कोर्ट, तो न्यायालय उस विवाद का निपटारा विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस संबंध में उस कानून के प्रकाश में करती है। और विधायिका का उद्देश्य मालूम करने के लिए हमें उस कानून में विधायिका की जो इच्छा उसने कानून के शब्दों के माध्यम से दर्शाई है उस इच्छा के अनुसार कानून का निर्वचन करना होता है। और न्यायालयों का भी कर्तव्य यही होता है कि विधायिका ने जो कानूनों में शब्दों का प्रयोग किया है, जो स्टैट्यूट्स में वर्ड यूज़ किए हैं, उन वर्ड्स में से ही उन कानूनों का निर्वचन किया जाए और विधायिका के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका कानून में प्रयोग किए गए शब्दों का निर्वचन करे और अपने सामने जो भी विवाद पैदा होकर आया है उसे निपटाने का प्रयास करे। तो इंटरप्रिटेशन 2 शब्द कभी हम देखते हैं। एक तो होता है इंटरप्रिटेशन जिसे कानूनों का निर्वचन कहा गया, दूसरा हम इस एक्ट में कंस्ट्रक्शन भी शब्द पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अर्थान्वयन। कई बारी इन दोनों शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स के रूप में अगर कभी पूछा जाए तो हमको समझाने का प्रयास करना है कि अगर विधायिका ने कानून की भाषा में या कानून में जो भाषा प्रयोग की गई है, कानून के भीतर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं
उन शब्दों के भीतर रहकर अगर उस कानून को अर्थ दिया जाए, उनका निर्वचन किया जाए, तो इसे निर्वचन कहते हैं। तो विद इन द परव्यू ऑफ द वर्ड्स गिवन अंडर एक्ट और स्टेट्यू, तो अगर किसी एक्ट और स्टेट्यू में कोई शब्द प्रयोग किए गए हैं और उन शब्दों के परे रहकर उसका अर्थ निकालना है, उसे निर्वचन करना है, तो इसे निर्वचन कहते हैं। दूसरी ओर अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, अर्थान्वयन की बात करें, तो अर्थान्वयन कानून में प्रयोग किए गए शब्दों से बाहर जाकर कानून की आत्मा के अनुसार उसको निर्वचन करना अर्थान्वयन कहलाता है। तो अर्थान्वयन में क्या होता है कि कानून की भाषा के बाहर जाकर भी कानून के जो बेसिक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पालना करने के लिए शब्दों को अर्थ प्रदान कर दिया जाता है। जबकि निर्वचन में कानून के दायरे में रहकर, कानून में प्रयोग किए गए भाषा के भीतर रहकर उन शब्दों को अर्थ दिया जाता है, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहा जाता है। और यदि कानून की भाषा से बाहर निकलना पड़े और कानून की आत्मा, उसकी सोल ऑफ द लॉ को देखते हुए उसे का अर्थ देना पड़े, तो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। तो ये निर्वचन और कंस्ट्रक्शन, निर्वचन और अर्थान्वयन के बीच का अंतर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ आई होगी। आगे चलते हैं। तो कि साहब, जब कोई कानून को इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि कानून विधायिका की इच्छा है, लेजिस्लेचर की विल है। लेजिस्लेचर अपनी इच्छा को कानूनों के माध्यम से व्यक्त करता है और एक पर्टिकुलर कानून में लेजिस्लेचर अपनी इच्छा किसी स्टेट्यू में निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा दर्शित करता है, जिन्हें हम इंटरनल एड्स भी कहते हैं। किसी कानून को निर्वचित करने के आंतरिक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, तो इन पे बात करते हैं, इंटरनल एड्स पे बात करते हैं निर्वचन के। तो विधायिका जो अपनी इच्छा व्यक्त करती है वो कानून बनाकर करती है, स्टेट्यू बनाकर करती है, और स्टेट्यू में लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें इंटरनल एड्स के रूप में काम आती है, निर्वचन करने के लिए काम आती है। तो नंबर 1, लघु शीर्षक, शॉर्ट टाइटल। तो कई बार कानूनों का निर्वचन करने में उन कानूनों का लघु शीर्षक भी हमारे काम आता है, शॉर्ट टाइटल भी काम आता है। जैसे अभी आपका इंडियन पीनल कोड जो कि चेंज होके भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो अब ये संक्षिप्त शीर्षक है, लघु शीर्षक है BNS, भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था? इंडियन पीनल कोड, IPC। तो इसको संक्षिप्त शीर्षक कहते हैं। इसी तरह जो पुरानी CRPC थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो लघु शीर्षक था, अब वो क्या हो गया है? अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। तो भारतीय से B, नागरिक से BN, सुरक्षा से S, BNSC, संहिता से S, तो BNSS वो माना जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? ये लघु शीर्षक माने जाते हैं। और इस शीर्षक से भी कई बार हम पता लगा सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता या पुराना भारतीय दंड संहिता था या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, दंड प्रक्रिया संहिता था। तो इससे भी कहीं न कहीं थोड़ी सहायता मिलती है लेजिस्लेचर की इच्छा को पता लगाने में, कानून की मंशा क्या है, कि ये पर्टिकुलर कानून क्यों बनाया गया है। तो लघु शीर्षक भी निर्वचन में मदद करते हैं। दूसरा जो एड्स है वो है दीर्घ शीर्षक, लॉन्ग टाइटल, विस्तृत नाम। तो ये कभी जैसे CPC है, तो CPC का लघु शीर्षक तो सिविल प्रोसीजर कोड है, और अगर उसके हम लॉन्ग टाइटल की बात करें तो वो लिखता है कि एन एक्ट टू अमेंड और कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। तो ये जो चीज़ें लिखी होती है ये लॉन्ग टाइटल के रूप में जानी जाती है। जैसे CRPC था पहले, तो एन एक्ट टू अमेंड और कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
है। दंड प्रक्रिया से संबंधित कानूनों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम, तो ये लॉन्ग टाइटल हुआ है। सिविल न्यायालयों में प्रक्रियाओं को समेकन और संशोधन करने के लिए कानून, तो ये सीपीसी का लॉन्ग टाइटल हुआ। तो लॉन्ग टाइटल भी क्लियर करता है कि सिविल न्यायालयों में जो प्रोसीजर चलता है, जो प्रक्रिया चलती है, उसको अमेंड करने के लिए, नया लाने के लिए, संशोधन करने के लिए, कंसोलिडेट करने का अर्थ होता है कि देश में अगर एक ही विषय पर बहुत सारे कानून लग रहे होते हैं तो उन सबको इकट्ठा करके एक ही कानून में ला देना कंसोलिडेशन कहलाता है। तो संहिताकरण उसे कहते हैं। तो कंसोलिडेट समेकन उसे कहा जाता है। तो समेकन करना का मतलब बहुत सारे विषयों पर, जो एक विषय पर अगर बहुत सारे कानून देश में, तो उनको इकट्ठा करके एक ही जगह पे ले आना। तो लॉन्ग टाइटल में अक्सर ये इस्तेमाल होता है। फिर अगला इंटरनल एड्स में अगर सवाल पूछा जाता है तो उद्देश्य का हमको तीसरे पॉइंट में उसे कोट करना है, प्रीएम्बल। हर एक्ट का प्रीएम्बल होता है। जब भी कोई अधिनियम आप खोलते हो तो उस अधिनियम का आपके प्रीएम्बल होता है। जैसे कि मेरे सामने ये एक्ट पड़ा हुआ है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण है। तो ये जो एक्ट है, इसमें हम जब खोलते हैं तो सबसे पहले इसका प्रीएम्बल लिखा होता है, या एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो मतलब ये प्रीएम्बल फर्स्ट में उद्देशिका के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो प्रीएम्बल है, इस प्रीएम्बल को पढ़ने से भी कानून की आत्मा हमें कई बार मालूम चल जाती है। तो उद्देशिका यानी उस कानून को बनाने के पीछे विधायिका का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा, वो उद्देशिका में, प्रीएम्बल में हमको मिलता है। तो ये भी इंटरनल एड्स के रूप में हमारे काम आता है। फिर मार्जिनल नोट्स, पार्श्व टिप्पणियाँ। आपने कई बुक्स देखी हो जिनमें जो पेज का जो खाली पार्ट होता है उस पर छोटे छोटे मार्जिनल नोट्स लिखे जाते हैं। तो मार्जिनल जो पार्ट है, पेज का जो मार्जिन है, उस मार्जिन पर भी कुछ न कुछ उस सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या उसे छोटा करके लिख दिया जाता है। तो वो मार्जिनल नोट्स कहलाते हैं। और वो भी किसी कानून की आत्मा को जानने के लिए, निर्वचन करने के लिए हमारे बहुत काम आते हैं। इसके अलावा जो कानून में धाराएं हैं, जो कानून के शीर्षक हैं, हेडिंग्स हैं और सेक्शन हैं, तो कई बार नहीं कहते हम हेडिंग पढ़ लो खाली। कई बार मैं बच्चों से कहता हूँ हेडिंग पढ़ लो और पनिशमेंट पढ़ लो साहब, है। कंपटीशन में कुछ चीज़ों के हेडिंग ही पढ़ने होते हैं, कुछ चीज़ों के पनिशमेंट ही पढ़ने होते हैं। तो हम सिर्फ कहते हैं हेडिंग। क्यों? कि उस सेक्शन का हेडिंग से ही हम उस कानून में, उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, उसे हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो कई बार हेडिंग्स भी हमारी सहायता करते हैं, शीर्षक भी हमारी सहायता करते हैं कि हम उस कानून को किस प्रकार से निर्वचित करें। इसके अलावा हर कानून में लेजिस्लेचर एक डेफिनेशन क्लोज जरूर डालता है, एक इंटरप्रिटेशन क्लोज जरूर डालता है, निर्वचन खंड डालता है और डेफिनेशन क्लोज डालता है। तो डेफिनेशन या परिभाषाओं के खंड में जितनी भी परिभाषाएं दी जाती है, उन्हीं परिभाषाओं के अनुसार हम आगे कानून को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो डेफिनेशन क्लोज में दे दी गई है, आगे वो शब्द उस कानून में पूरे एक्ट में कहीं भी प्रयोग किया जाए तो उसका हम वही अर्थ लगाएंगे जो कि लेजिस्लेचर ने डेफिनेशन पोर्शन में हमें दिया है। कई बार प्रोविजोज भी लिखे होते हैं। आप जब कोई एक्ट पढ़ते हो तो परंतुक भी वहाँ हमको मिलता है, तो वो उसका परंतुक होता है। भाई सेक्शन तो ऐसा ऐसा है, लेकिन इफ बट परंतु कर दिया जाता है कि ये प्रोविजो है, इस पर ये काम नहीं करेगा, ये प्रोविज़न हो गया, या इसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो लेजिस्लेचर लिख तो देता है लेकिन परंतु के माध्यम से भी अपनी बात को रखने का प्रयास करता है। तो वो भी किसी कानून को इंटरप्रेट करते समय हमारे बहुत काम आती हैं। इसके अलावा कई चीज़ें अगर सेक्शन में लेजिस्लेचर नहीं समझा पा रहा या लिख तो दिया है लेकिन एक लेमैन के लिए उसे समझना बड़ा कठिन हो रहा है, तो आपने देखा होगा लेजिस्लेचर कानून के उस सेक्शन के नीचे दृष्टांत लिखता है, इलस्ट्रेशन लिखता है कि ए ने ये किया, बी ने ABCD, ये 4 लोग हैं, फलाना फलाना फलाना। तो टू मेक यू पीपल मोर अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर लॉ बाय इलस्ट्रेशंस,
तो वो उदाहरण देकर भी आपको उस कानून को इंटरप्रेट करने के लिए, समझाने के लिए प्रयत्न करता है। तो दृष्टांत भी इंटरनल एड्स में ही आते हैं। फिर होता है अपवाद, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जो होते हैं, तो कानून तो बन गया लेकिन उसके नीचे 3 एक्सेप्शन लिख दिए कि साहब ये कानून, एक्सेप्शन का मतलब है कि इन चीज़ों पर ये लागू नहीं होगा, तो ये इसके एक्सेप्शन है। तो लेजिस्लेचर ने कानून के सेक्शन में अपनी इच्छा लिखी, फिर उसके 3 एक्सेप्शन और डाल दिए। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में उसे अप्लाई नहीं करना है। तो इससे भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के इंटेंशन की जानकारी हमें मिलती है कि वो कानून में क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा सेविंग क्लोज भी आपने कई कानूनों में देखा होगा। सेविंग क्लोज लिखा होता है कि फलाना 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 एक्ट सेविंग कर लिए गए हैं। मतलब ये है कि जिन एक्ट के नाम सेविंग क्लोजेज में लिखे हैं, जैसे हम पहले आईपीसी पढ़ते थे तो वहाँ सेना न्यायालयों के नाम लिखे होते थे, तो सेना न्यायालयों पर आईपीसी के प्रोविज़न लागू नहीं होते तो सेव कर दिया गया, सेना न्यायालयों को सेव कर दिया। तो सेविंग क्लोज वो है जो सेव हो गए हैं। अब जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका उन सेविंग क्लोजेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या जो क्लोजेस में सेव करके जिन एक्ट का नाम दे दिया गया है वो एक्ट अपनी जगह पे अपना अपना काम करते रहेंगे, नए एक्ट का उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो सेविंग क्लोज में लेजिस्लेचर जिन कानूनों को बचाना है उनको बचाने का काम कर लेता है। इसके अलावा कई बार आपने देखा हो सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन लगा होता है, स्पष्टीकरण लगे होते हैं, तो वो स्पष्टीकरण भी समझाने का ही काम करते हैं, कहीं न कहीं विधायिका की इच्छा को व्यक्त करते हैं। फिर शेड्यूल लगी होती है, जैसे आप 3rd ईयर में आओगे तो आप सीआरपीसी पढ़ोगे, तो वहाँ सीआरपीसी में शेड्यूल दी हुई है। उस शेड्यूल को देख के हमको पता पड़ता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, कौन सा ट्राइबल बाय सेशन जज है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। ये सब बातें आपको 3rd ईयर जब पढ़ोगे तब समझ में आएगी। और नहीं तो आप जब मेरे वीडियो सीआरपीसी को लेकर या अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर जो वीडियो बनाऊंगा तो तब भी आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएगी। देखिए हमारा साथ लंबा चलने वाला है। आप 1st ईयर में हो, पास हो जाओगे तो 2nd ईयर वाले बच्चों के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी मेरे चैनल में आपको मिलेगी, तो अगले साल इम्तिहान देते समय इधर उधर नहीं देखना होगा। फिर 2nd ईयर वाले बच्चे हैं तो वो सोचेंगे जब 3rd ईयर में आएंगे तो 3rd ईयर वालों के बच्चों के लिए भी इस वर्ष मैंने कुछ वीडियो बनाने का एक एम रखा है, तो उनके लिए भी बनाऊंगा, तो वो भी आपके काम आ जाएगी। और जब 3rd ईयर भी आप पास हो जाओगे तो कई वकालत के क्षेत्र में मेरी वीडियो आपके काम आएगी, या जब मैं जो राजस्थान न्यायिक सेवाओं के लिए मार्गदर्शन हमेशा बच्चों को देता हूँ, तो जो बच्चे व्यक्तिगत रूप से कोचिंग पर आते हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन YouTube के माध्यम से भी कई जानकारियाँ उन बच्चों के लिए भी होगी। तो हमारा संबंध लंबा चलने वाला है, इसलिए आप मेरा साथ बनाए रखिए। LLB वेलेलबी तो आप मजाक मजाक में पास होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे शेड्यूल भी कई बार होती है, और कई बार पंक्चुअल मार्क्स होते हैं, विराम चिन्ह लगाए होते हैं, कई बार लेजिस्लेचर कोमा लगा देता है, कई बार इन्वाइटेड कोमा लगा देता है। तो इन्वाइटेड कोमा में लगाए गए शब्द तो वो अलग कैटेगरी में रखे गए, कोमा लगाया कि 4 शब्द कोमा कर दिए गए तो एक से दूसरे को अलग करने का प्रयास किया, तो ये भी हमारे काम आते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल आपको मिल सकता है, या इनमें से शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकते हैं, जितनी भी 10-12 बातें मैंने आपको बताई। तो ये कहीं ना कहीं निर्वाचन के इंटरनल एड्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन के कुछ सिद्धांत हैं। जब कानूनों का निर्वाचन करते हैं तो कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ सिद्धांत हैं। तो उन सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जितने सिद्धांत आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर मोटा मोटी चर्चा करूंगा कि आपको 5 प्रश्न करने में समस्या नहीं आए। आज के इस वीडियो 90 मिनट के वीडियो में निपटाने का प्रयास करूंगा, दूसरा कोई वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा, हो जाएगा इसमें काम। ठीक, तो हम सीधे सिद्धांत पर आते हैं। कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ सिद्धांतों की मैं चर्चा आपके सामने करूंगा जिससे कि पेपर हमारा चल जाए, निकल जाए। देखिए, ध्यान रखिए, ये कंपटीशन की क्लास नहीं है, ये सिर्फ LLB के बच्चों को पास कराने की क्लास है, और वो भी ज़्यादातर उन बच्चों को पास कराने का लिए ये लेक्चर है
जो कि कोई न कोई काम करते हैं, कहीं उलझे रहते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और एक आध दिन में उनको पेपर दे के पास होना होता है। जनरली एलएलबी में हमने भी ऐसा ही किया था कि एक दिन 2 दिन पढ़ते थे और काम हो जाता था। ठीक है, ये तो बाद में पढ़ने पढ़ाने का एक भाव पैदा कभी हो जाता है तो चीज़ों को बारीकी से पढ़ते कंपटीशन में, तो वो अभी हमारा नहीं है इशू। चलिए, तो पहला सिद्धांत जो है वो कानूनों के निर्वचन का वो है शाब्दिक तथा व्याकरणिक नियम निर्वचन का। द लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, इसे हम रूल ऑफ लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, व्याकरणिक नियम भी कहते हैं, शाब्दिक नियम भी कहते हैं, या शाब्दिक अथवा व्याकरणिक दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। लिटरल भी कह सकते हो, ग्रामेटिकल भी कह सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सिद्धांत क्या है कि अगर लेजिस्लेचर ने, विधायिका ने कानून में कोई शब्द प्रयोग किए तो आपको उन शब्दों को व्याकरणिक अर्थ ही देना, उनका स्वाभाविक अर्थ ही देना, उनका ग्रामेटिकल मीनिंग ही देना, उनका लिटरल मीनिंग ही देना। अनावश्यक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग देने का प्रयास नहीं करना है। तो ये सिद्धांत कहाँ काम करता है कि जब लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन में कोई वर्ड यूज़ किए हैं और वो वर्ड्स का जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है, अनडाउटफुल है, संदेहहीन है, तो लेजिस्लेचर को उन वर्ड्स का ग्रामेटिकल, स्वाभाविक, लिटरल अर्थ ही उन्हें देना होता है और उन्हें उसी रूप से निर्वचित करना होता है। एकमात्र उद्देश्य यहाँ लेजिस्लेचर का विधायिका ने जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको जानना है। तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो शब्द निर्वचित होते हैं वहाँ से, या लिटरल रूप से जो चीज़ लिटरल मीनिंग निकलता है उसी मीनिंग से उन शब्दों को पहचान लिया जाता है, उन्हें वही अर्थ दे दिया जाता है। तो जहाँ कहीं भी अगर लेजिस्लेचर ने कानून में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सामान्य हैं, स्पष्ट हैं, जिनमें कोई संदेह नहीं है, तो उसे वैसे के वैसे ही लागू कर देना चाहिए। उसमें लेजिस्लेचर को प्रभाव की परवाह नहीं करनी चाहिए, इफ़ेक्ट को नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे कानून में प्रयोग किए गए शब्द बिल्कुल संदेहहीन हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, तो परिणामों की परवाह किए बिना उन शब्दों को उनका प्राकृतिक अर्थ दे देना चाहिए, उनका व्याकरणिक अर्थ में ही उन्हें निर्वचित कर देना चाहिए। चाहे परिणाम जो कुछ निकले, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। देखिए, इंटरप्रिटेशन में कोशिश करूंगा कि हर एक सिद्धांत के साथ एक एक केस लो या कभी दो, जो टू मेक यू पीपल बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे जब लिटरल और ग्रामेटिकल रूल की हम बात कर रहे हैं तो हम एक मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट का एक केस साइट करेंगे। फिर से दोहराता हूँ, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई AIR 1953 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हुआ ये कि साहब, अपीलांट वॉज एन इंडियन, अपीलार्थी एक भारतीय व्यक्ति था। वो मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा, विदेश से आ रहा था, तो एक्साइज वालों ने उसकी चेकिंग की तो उसके कब्जे से कुछ सोना बरामद किया गया। हालांकि रूल है कि जो भी व्यक्ति विदेश से सोना लेकर आएगा तो उसे उसके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसे घोषणा करनी होगी कि साहब मेरे पास इतना सोना है। लेकिन ये बिना घोषणा किए, मतलब छुपा के सोना भारत लेके आ रहा था। तो एक्साइज वाले चेकिंग कर रहे थे, एक्साइज वालों ने इसे पकड़ लिया, इसका सोना जब्त भी कर लिया। ठीक है, लेकिन बाद में इस पे फेमा के तहत, फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज एक्ट के तहत एक मुकदमा और दर्ज किया गया और उसकी ट्रायल चलाई गई। तो इसने अपील की, इसने अपील कही कि साहब एक्साइज वालों ने जब मेरा सोना जब्त ही कर लिया, मेरे सोने ही मेरे पोजीशन से ले लिया, तो यही मुझे दंड मिल गया। अब मेरे ऊपर ये एक और फेमा में ट्रायल चलाने की क्या ज़रूरत है। तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि साहब ये तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 का वायलेशन है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में ही,
और आर्टिकल 20(2) आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए, डबल जीओ पार्टी, दोहरे दंड से संरक्षण, कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ उसने तर्क दिया कि साहब एक तो एक्साइज वालों ने भी परेशान किया मुझे और अब आप मुकदमा भी दर्ज कर रहे हो, तो ये तो मेरी डबल जी हो गया, पार्टी हो गया, दोहरा दंड मुझे मिल रहा है, यहाँ मुझे संरक्षण मिलना चाहिए डबल जीओ पार्टी से। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, लिटरल ग्रामेटिकल रूल को अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए एक्साइज वाले कोर्ट नहीं है, एक्साइज में जो चेकिंग की, जब्त किया, दे आर मियर एजेंसीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो न्यायालय नहीं है। इसलिए वहाँ पे जो उन्होंने आपकी चेकिंग की, जब्ती की, उससे आपका विचारण नहीं हुआ है, ट्रायल नहीं हुआ है, इसीलिए डबल जीओ पार्टी आप पर अप्लाई नहीं होता है। फेमा में आपकी ट्रायल चलेगी और ये वैध होगा, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रामेटिकल यूज़ हुआ, रूल जो यूज़ हुआ वो लिटरल और ग्रामेटिकल यूज़ हुआ कि भाई जो एक्साइज पुलिस है वो पुलिस ही है कहीं ना कहीं, और वो ट्रायल नहीं करते हैं। चेकिंग किया है उन्होंने, चेकिंग करना ट्रायल नहीं है, जब्त किया जाना भी ट्रायल नहीं है, दंड भी नहीं है। उसके लिए ट्रायल अलग से अगर फेमा में चलती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में दिया। एक और केस साइड करते, राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर, AIR 1961 का यह मुकदमा। केस में प्रश्न ये उठा कि क्या पान के पत्तों पर टैक्स लगाया जा सकता है, विक्रय कर अधिरोपित किया जा सकता है, बेटल लीव्स जो होती है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? तो एक जो बेटल लीव वाला माफ कीजिएगा, जो बेटल लीव्स वाला कोई डील करने वाला व्यक्ति था, तो उसने कहा कि नहीं साहब, पान के पत्तों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि पान के पत्ते वेजिटेबल की श्रेणी में आते हैं। जो एक्ट बनाया था उसमें वेजिटेबल टैक्स फ्री थी, तो इसने भी कहा कि साहब पान के पत्ते भी वेजिटेबल है तो टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए। इसने तर्क दिया कि भाई वेजिटेबल का बायोलॉजिकल अगर अर्थ निकालें तो वो पौधों या पौधों के भाग से सब्जियां बनती है, तो पान की जो लीव्स हैं ये भी पौधों और इसका भी पौधा ही होता है और पौधे से ही आती है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ बायोलॉजिकल अर्थ देने की जरूरत नहीं है, आप लिटरल मीनिंग निकालिए, आप यहाँ ग्रामेटिकल रूल निकालिए। बेटल लीव्स, कहीं सुना है क्या कि बेटल लीव्स की सब्जी, पान के पत्तों की सब्जी कहीं बनी है किसी के घर में? कि साहब नहीं बनी आज तक। जब पान के पत्तों की सब्जी नहीं बनती है तो हम उसे क्यों अनावश्यक रूप से एक ऐसा अर्थ दें जो कि न्याय संगत ना हो। तो कोर्ट ने माना कि लिटरल और ग्रामेटिकल रूल को यूज़ कीजिए और पान के पत्तों पर टैक्स लगेगा, पान के पत्ते सब्जियों की श्रेणी में नहीं आएंगे। एक और केस हम साइड कर सकते हैं लिटरल और ग्रामेटिकल रूल में, रंजीत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में बेसिकली जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 292 ऑब्सनिटी को लेकर एक माजरा खड़ा हो गया था। एक दुकानदार था, मैं आपको सरल सरल शब्दों में समझाऊं कि ऑब्सनिटी अश्लीलता ये तो आप सब जानते ही हैं। एक दुकानदार था, उसकी दुकान में बहुत सारी किताबें वो बेचता था। अचानक एक उसकी दुकान में छापा पड़ा तो एक किताब उसकी दुकान से जब्त की गई। बहुत सारी किताबें थी, लेडी चटरलीज लवर नाम की एक किताब थी, ठीक। उसके कुछ अंक वहाँ पे रखे हुए थे। पुलिस ने उसे जब्त किया और दुकानदार पर 292 इंडियन पीनल कोड में केस दर्ज किया, क्योंकि उस किताब के कंटेंट थोड़े ऑब्सीन थे, थोड़े आपत्तिजनक कंटेंट थे, थोड़े अश्लील कंटेंट थे, तो वो आप नहीं रख सकते, अपराध है 292 IPC।
दुकानदार ने तर्क लिया कि साहब मेरी दुकान में तो हज़ारों किताबें, एक एक किताब में पढ़कर थोड़ी देखूंगा, और आईपीसी में अगर कोई बात अपराध है तो उसके लिए मेंस रिया जरूरी है, तो मेरा आपराधिक आशय तो है ही नहीं, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने कोई सारी किताबें पढ़ी थोड़ी ना है, बात तो उसकी भी ठीक है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम 292 की लैंग्वेज को देखते हैं, तो 292 की लैंग्वेज देखी जाए तो उसमें तो साफ लिखता है लेजिस्लेचर कि whosoever makes any transaction with obscene material is punishable offense, कि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्रियों के साथ कोई भी संव्यवहार करता है तो वो इस धारा में दंडनीय अपराध करता है। तो अश्लील सामग्री उसकी दुकान में पाई गई, इट मीन्स वो बेच रहा है, संव्यवहार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, ग्रामेटिकल मीनिंग देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि उसे नॉलेज था या नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में क्लियर है। लिटरल मीनिंग यही कह रहा है कि जो कोई संव्यवहार करेगा तो वो संव्यवहार करते हुए पाया गया, निश्चित रूप से उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक नियम समझ गए होंगे आप, द लिटरल और ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरा रूल कभी कभी आपको पूछा जाता है, द रूल ऑफ मिसचीफ। रिष्टि का नियम भी कहते हैं इसे हिंदी में, और हिंदी में इसे अगर यूं पूछ लें कि अनिष्ट परिहार का नियम क्या होता है, तब भी आपको रूल ऑफ मिसचीफ ही लिखना है, रिष्टि का नियम ही लिखना है। सबसे पहले तो आपको एक बात लिख देनी है कि रिष्टि के नियम का प्रतिपादन 16वीं शताब्दी में हेडेंस के मामले में किया गया। इन द फेमस केस ऑफ हेडेंस, द रूल ऑफ मिसचीफ हैज बीन प्रोपगेटेड इन 16th सेंचुरी। ठीक है, अब ये है क्या? तो रिष्टि के नियम में, अनिष्ट परिहार के नियम में कानूनों का निर्वचन कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए कि रिष्टि का मतलब अनिष्ट परिहार को या गलत चीज को दबाया जा सके और उपचारों को ऊपर उठाया जा सके। तो 4 बातें आवश्यक है इस रूल के लिए। क्या रूल के लिए 4 आवश्यक है कि भाई सबसे पहली बात ये देखनी पड़ेगी कि अगर हम किसी अधिनियम का निर्वचन कर रहे हैं तो अधिनियम को पारित करने से पहले क्या कोई दूसरी कॉमन लॉ कोई था, क्या सामान्य विधि कोई थी क्या? ठीक है, तो यहाँ पे एक अधिनियम पारित हो गया है और उस अधिनियम को पारित करने से पहले क्या उस विषय पर कोई कॉमन विधि और भी थी क्या, तो हम रिष्टि के नियम को लागू करेंगे। ये 4 चीज़ें जरूरी है। दूसरी बात, उस पुरानी विधि में या उस कॉमन लॉ में क्या रिष्टि थी, क्या दोष था जिसके लिए सामान्य विधि में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो जो कॉमन लॉ कोई था क्या, और अगर था तो उस कॉमन लॉ में किस प्रकार की कोई मिसचीफ थी, क्या डिफेक्ट था जिसके लिए कि पुराने लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं था। तीसरी बात, लेजिस्लेचर ने, राष्ट्रमंडल ने ऐसी रोग निदान करने के लिए, ऐसी रिष्टि को हटाने के लिए पार्लियामेंट ने क्या क्या रेमेडी दी, क्या क्या उपचार उन्होंने रखे और उपचार के वास्तविक कारण क्या थे। ये 4 बातें। तो ये 4 बातें रिष्टि के नियम में आती है। तो अगर ये चारों चीज़ें हैं कि कोई पहले कॉमन लॉ था क्या, उस लॉ में क्या मिसचीफ थी, क्या डिफेक्ट था, और अगर था तो पार्लियामेंट ने नए कानून बना के उसमें क्या रेमेडी दे दी है और ऐसी रेमेडी देने का कारण क्या रहा है, तो ये मिसचीफ का रूल है। एलियट वर्सेस ग्रे, एक इंग्लिश केस के माध्यम से बात करें तो जब भी कोई दिक्कत कोर्ट के सामने किसी कानून के इंटरप्रिटेशन को लेकर आए तो न्यायालय का कर्तव्य होता है कि वो ऐसा अर्थ उस कानून को प्रदान करे जिससे कि रिष्टि को दबाया जा सके, डिफेक्ट को सप्रेस किया जा सके, दबाया कम किया जा सके और रेमेडी को बढ़ाया जा सके, उपचारों को प्राथमिकता दी जाए। जैसे एलियट वर्सेस ग्रे में एक सवाल खड़ा हुआ 1960 में, यूके रोड ट्रैफिक एक्ट बना हुआ था। उस एक्ट के अनुसार जिस कार का इंश्योरेंस नहीं होगा उसको चलाना अपराध था
और उसकी पार्किंग भी करके रखोगे तो अपराध था। एक व्यक्ति गाड़ी चला नहीं रहा था, पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, तो उसका चालान बन गया, उसको जो पनिशमेंट मिलना था पनिशमेंट मिला, मुकदमा बना। उसने अपील की कि साहब मेरी गाड़ी तो खड़ी थी, पार्किंग में खड़ी थी, कौन सा एक्सीडेंट हो गया, कहाँ चल गई, क्या हो गया जो मुझे सज़ा मिल गई। तो यहाँ पे मिसचीफ के रूल को अप्लाई किया गया कि भाई कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या था कानून बनाने का। तो कानून बनाने का उद्देश्य क्या है कि कोई भी वाहन आप चलाओगे या पार्क करोगे तो इट विल बी इंश्योर्ड होगा, तो किसी घटना होगी, दुर्घटना होगी तो कॉम्पनसेशन लोगों को मिल पाएगा, प्रतिकर मिल पाएगा। तो एक उद्देश्य अच्छा है, रेमेडी को हमें डेवलप करना है। तो कोर्ट ने इस केस में कहा कि नहीं, चाहे गाड़ी पार्किंग में खड़ी है फिर भी उसका इंश्योरेंस अगर नहीं है तब भी आप लाइबल हो, क्योंकि रिश्ती को दबाना है, उपचार को बढ़ाना है। तो अगर मिसचीफ के रूल को पूछा जाए तो ये 4 पॉइंट लिखते हुए हमको लिख देना है कि जब न्यायालय ऐसी अवस्था में पड़ जाए तो न्यायालय का ये कर्तव्य होता है कि कानून को इस प्रकार से निर्वचित किया जाए कि जो रिश्ती और डिफेक्ट उस कानून में है उसको तो कम से कम किया जाए, और जो उपचार या जिस उद्देश्य के लिए, जिस अच्छे मोटिव के लिए कानून बनाया गया है उसको बढ़ावा दिया जाए, वो रेमेडी को हमेशा अपलिफ्ट किया जाए। तो ये हो गया आपके रूल ऑफ मिसचीफ। तीसरा, इस पे भी हमेशा सवाल पूछे जाने की संभावना, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। निर्वचन का स्वर्णिम नियम नाम से स्पष्ट है। कौन सा नियम है ये? स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कुछ बातें ध्यान रखनी कि ये जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये स्वर्णिम नियम जो है ये शाब्दिक और व्याकरणिक नियम का ही एक विस्तृत स्वरूप है। क्या कहेंगे? इट इज इलोबरेशन ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ लिटरल और ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का, निर्वचन का जो शाब्दिक और व्याकरणिक नियम हमने पढ़ा उसको ही इलोबरेट करके गोल्डन रूल में लिखा गया है। दूसरी बात, यदि किसी शब्द का स्वाभाविक अर्थ न्याय विरुद्ध है, उचित नहीं है, तो लेजिस्लेचर या न्यायपालिका उसका अलग अर्थ निकाल सकती है। इट अलाउज अ जज टू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ड्स नॉर्मल मीनिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड absurd रिजल्ट। मतलब ये एक जज को अलाउ करता है कि विपरीत परिणाम ना निकले, इसीलिए किसी शब्द को उसके शाब्दिक अर्थ या उसके लिटरल मीनिंग से हटकर कोई अर्थ प्रदान कर लिया जाए। अगर मैं यूँ कहूँ कि जो ये गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, निर्वचन का जो स्वर्णिम नियम है, ये निर्वचन के शाब्दिक नियम और रिश्ती के नियम के बीच एक समझौता है। इट इज़ बेसिकली इट्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द रूल ऑफ लिटरल और ग्रामेटिकल रूल एंड द रूल ऑफ मिसचीफ। तो मिसचीफ के रूल के बीच में और ग्रामेटिकल रूल के बीच में एक कंप्रोमाइज़ की तरह काम करता है हमेशा गोल्डन रूल। कई बार अगर किसी शब्द का सामान्य अर्थ निरर्थक है, इरेशनल है, जिससे कि विधायिका का आशय ही स्पष्ट नहीं हो रहा है, जो अगर आप उसका लिटरल मीनिंग निकाल रहे हो तो विधायिका का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो फिर कोई ना कोई अर्थ उससे देना पड़ेगा जिससे कि विधायिका के आशय को ध्यान में रखते हुए उसका अर्थ निकाला जा सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मोनोग्राम आपने नाम सुना हो। मोनोग्राम क्या होते हैं कि साहब, मोनोग्राम हम उन शब्दों को कहते हैं जिनकी स्पेलिंग तो लगभग एक जैसी होती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक, स्पेलिंग तो लगभग सेम है लेकिन अर्थ अलग होते हैं। तो न्यायालय को कभी कभी जिस उस मोनोग्राम को जहाँ शब्द को प्रयोग किया गया है तो उसे लेजिस्लेचर के इंटेंशन के अनुसार अर्थ देना होगा, ना कि उसे जो एक मोनोग्राम की तरह दो शब्दों के अर्थ हैं उस वैसा अर्थ नहीं देना पड़ेगा है। तो कई सारी चीज़ें तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे नैरोवर सेंस में एक बात कहूँ
नैरोवर सेंस और विस्तृत संकल्पना दोनों में इस गोल्डन रूल की बताने का प्रयास करता हूँ। कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी बोर्ड पे लिखा है कि डू नॉट यूज द लिफ्ट इन केस ऑफ फायर। क्या लिखा है? जिसका अगर हम लिटरल और ग्रामेटिकल रूल निकालें तो क्या रूल निकलेगा कि जब आग लगी हो तब लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। ये ग्रामेटिकल मीनिंग निकल रहा है कि डू नॉट यूज द लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, कि जब आग लगी हो तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर हम इस देखें, इस कोटेशन को लिखने के पीछे जिसने भी ये बोर्ड पे लिखा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका वास्तविक आशय क्या है, तो उसका वास्तविक आशय यहाँ पर यह है कि जब आसपास में आग लगी हो तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर लिफ्ट में आग लगी होगी तो कोई मूर्ख थोड़े ना है जो जाके लिफ्ट में बैठेगा। ऐसा मूर्ख तो कोई नहीं है, पागल तो कोई नहीं कि लिफ्ट में आग लगी रही और लिफ्ट का प्रयोग करेगा। जो आपको लिखना पड़ रहा है कि जब आग लगी हो तब लिफ्ट में ना बैठो, है तो मूर्खों के लिए तो नहीं लिखा है, समझदार लोगों के लिए लिखा है। तो समझदारी का मीनिंग क्या है? समझदारी का मीनिंग है, गोल्डन रूल का इंटरप्रिटेशन करते हुए मीनिंग है कि जब इर्द गिर्द आसपास आग लगी हो तो आपको लिफ्ट में नहीं बैठना है, क्योंकि आसपास आग लगती है, वायर जल सकते हैं, सर्किट हो सकती है, लिफ्ट अटक सकती है, लिफ्ट में भी बाद में आग लग सकती है। तो ये कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं, इसलिए तो हमें यहाँ पे गोल्डन रूल से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। वाइडर सेंस में अगर हम देखें तो कई शब्द के अर्थ लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, लोक नीति के सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं, तो हमें उसे गोल्डन रूल में इंटरप्रेट करना चाहिए। जैसे एक बेटा है, वो अपनी माँ की हत्या कर लेता और बाद में खुद भी आत्महत्या कर लेता है। तो आप लोग हिंदू विधि पढ़ रहे हो, हिंदू विधि पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके सामने। तो क्या ऐसा बेटा जो अपने सक्सेसर्स की, अपने माता पिता की हत्या कर ले, तो क्या उसको संपत्ति में हिस्सा मिलता है या उसके बच्चों को हिस्सा मिलता है? क्योंकि यहाँ तो वो बेटे ने माँ को मार दिया, खुद भी आत्महत्या कर ली। अब सवाल पैदा हो रहा है कि जिसने सुसाइड किया उसके बच्चे हैं, क्या उनको माँ की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? तो गोल्डन रूल का इंटरप्रिटेशन करते हुए कहते हैं कि नहीं मिलेगा। हिंदू लॉ में भी लिखा है कि हत्या करने वालों के उत्तराधिकारी संपत्तियों से निरहकित हो जाएंगे। मतलब जो भी उत्तराधिकारी हत्या करेगा तो ये मान लिया जाएगा, गोल्डन रूल के अनुसार ये मानेंगे कि जैसे वो पैदा ही नहीं हुआ है। तो यहाँ ये माना जाएगा कि वो सुसाइड करने वाला बेटा जैसे पैदा ही नहीं हुआ, वो पैदा ही नहीं हुआ, तो उसके बच्चों की तरफ तो देखना बिल्कुल ही गलत बात हो गई। तो यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी है, जिस माँ की उसने हत्या की है, उस माँ की प्रॉपर्टी उस मदर के सक्सेसर्स को जाएगी। अगर कोई और बेटा है उनको तो उसको मिलेगी, नहीं तो उस माँ के बेटे नहीं है तो जो मदर का सक्सेसर उसके भाई हैं, पिता माता है, उनकी तरफ चली जाएगी प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार। लेकिन जो हत्या करता है वो तो निर्योग्य हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन का गोल्डन रूल के बारे में एक केस और हम साइड कर सकते हैं, आर वर्सेस एलन। 1872 का ये मुकदमा है। यहाँ पे क्या, एक व्यक्ति पर बाइगेमी का चार्ज लगा। बाइगेमी आप सब समझते हो, नहीं तो सेकेंड ईयर में जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ोगे अब तो तब समझ आएगा। मैं आपको सिर्फ इतना सा समझा दूँ फिलहाल, बाइगेमी के लिए इतना सा कह दूँ कि यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अपने पति या पत्नी के जीवन काल में कोई दूसरा विवाह कर लेता है, जिंदा रहते हुए तलाक के बिना कोई दूसरा विवाह कर लेता है, तो ये माना जाता है कि उसने द्विविवाह का अपराध किया है। इसे अंग्रेजी में बाइगेमी कहा जाता है। तो अब लॉ क्या था कि पति पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह कर ले, शादी करना अपराध है। लेकिन एक जना क्या कर रहा था कि उसके खुद के पहले से पत्नी थी, लेकिन वो दूसरी शादी करने के प्रयास कर रहा था, फेरों में बैठ गया। मान लीजिए हमारे अगर हिंदुस्तान में कहें तो फेरों में बैठ गया, सेरेमनी कर रहा था।
तभी वहाँ पे आके पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो उसके ऊपर केस चलाया कि बाइगेमी कर रहा था, बाइगेमी का प्रयत्न कर रहा था। तो उसने कहा बाइगेमी कहाँ हुई, 7 फेरे तो हुए ही नहीं, विवाह तो पूरा हुआ ही नहीं, तो मैंने अपराध किए ही नहीं साहब, मुझे क्यों पनिश करोगे। तो गोल्डन रूल इंटरप्रिटेशन का काम आया कि साहब विवाह के संस्कार के लिए जो फेरे ले रहे थे उसका प्रयत्न करना भी यहाँ अपराध होगा और इसीलिए साहब आपको जेल जाना होगा, बाइगेमी के लिए आपको लाइबल ठहराएंगे। दैट इज़ गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें करी गोल्डन रूल को लेकर। अब बात करें कुछ और भी रूल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसे हम सामंजस्यपूर्ण या समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन कहते हैं। देखिए शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है, सामंजस्य बिठाना, टू क्रिएट हार्मोनी। हार्मोनी कब बिठाने का प्रयास करते हैं, हम कई बार नहीं कहते दो लोग हैं यार कुछ हार्मोनी क्रिएट करो, कोई सामंजस्य बिठाओ। क्यों कि एक इधर दिशा में जा रहा है, दूसरे इधर दिशा में जा रहा है, तो हार्मोनी जब तक नहीं होगी, दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा है। तो जब विधि के दो उपबंधों में विरोधाभास हो, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन और कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो न्यायालय को चाहिए कि वो दोनों उपबंधों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। कोर्ट हैज़ टू गिव या कोर्ट ट्राइज टू गिव इक्वल वैल्यू टू बोथ ऑफ द प्रोविजन। तो जिन भी प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, तो कोर्ट को चाहिए कि उनमें कहीं न कहीं सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का प्रयास करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि स्टेट्यू शुड बी रीड एज वोल। हर स्टेट्यू को, हर कानून को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग प्रोविज़न है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों को कैसे इंटरप्रेट करोगे जब तक कि उस कानून की आत्मा को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जाए। अगर पॉसिबल ही नहीं है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, दो लोगों के बीच में उत्तर दक्षिण में हार्मोनी कभी बैठ ही नहीं सकती, तो ध्यान रखना चाहिए कोर्ट को। तो कोर्ट को ऐसे भी हार्मोनी नहीं बिठाना चाहिए कि जो हो ही नहीं सकता, जिससे कि बड़े अनडिज़ायरेबल रिजल्ट आ जाए। लेकिन प्रयास ये कोर्ट को करना चाहिए कि अगर कहीं संभावना है पूरा कर पढ़कर अधिनियम के इंटेंशन को अगर जिंदा रखा जा सके, कानून की मंशा को, तो कोर्ट शुड अवॉइड हेड एंड क्लैश। तो कोर्ट को हेड एंड क्लैश से बचना चाहिए। दो उपबंधों के मध्य विसंगति हो तो सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा निर्वचन को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि कानून का अर्थ ही समाप्त हो जाए। एक छोटा सा केस है जिसमें हार्मोनी क्रिएट करने का प्रयास किया गया, राजकृष्णा वर्सेस विनोद। के साहब एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बना हुआ था, लोगों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके दो अलग अलग प्रोविजन में कंट्राडिक्शन थे। इसका जो एक सेक्शन था, सेक्शन 33 क्लोज 2 और सेक्शन 123 क्लोज 8, दो प्रोविजंस विरोधाभास में थे। 33 का क्लोज 3 कहता था कि एक सरकारी नौकर जो है वो किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए ना तो नॉमिनेट कर पाएगा, ना ही उसका कोई समर्थन दे पाएगा। तो क्लोज अपने आप में क्लियर था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो चुनावों में किसी व्यक्ति को ना तो चुनाव के लिए नॉमिनेट करेगा और ना ही उसे समर्थन देगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलत कह दिया मैंने कि एक सरकारी कर्मचारी जो है किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए नामांकित तो कर सकता है। 33 का क्लोज 2 कह रहा था कि नॉमिनेटेड तो कर सकते हैं, लेकिन उसे समर्थन, नॉमिनेटेड कर सकते हैं, समर्थन भी दे सकते हैं। तो ये उन्होंने इस क्लोज में पॉजिटिव बात कही। लेकिन जो दूसरा क्लोज था 123 क्लोज 8, उसमें कहा गया एक सरकारी कर्मचारी किसी कैंडिडेट को वोट देने के अलावा उसे कोई सहायता नहीं कर सकता। तो ऊपर वाले में तो कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के कैंडिडेट को नॉमिनेट भी कर सकता है, उसे समर्थन भी दे सकता है,
लेकिन 123 के क्लोज 8 में कहा कि वोट देने के अलावा कोई ससिस्ट नहीं करेगा, कोई सहयोग नहीं करेगा। तो यहाँ दो प्रोविज़न है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, विरोधाभास है। तो इन प्रोविज़न के विरोधाभास को दूर करने के लिए कोर्ट ने कहा कि साहब निर्वाचन कुछ इस प्रकार करेंगे, हार्मोनी बिठाएंगे, सामंजस्य बिठाएंगे कि सरकारी कर्मचारी किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, समर्थन दे सकता है, वोट दे सकता है, परंतु इसके अतिरिक्त कोई भी सहायता नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोविज़न में हार्मोनी क्रिएट करके अर्थ निकाल दिया गया। तो कोर्ट ने विरोध को दूर करने का प्रयास किया, अवॉइड हेड एंड क्लैश को अवॉइड करने का प्रयास किया। एक दूसरे के जहाँ किसी दो प्रोविज़न एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर रहे हो तो ऐसा प्रयास करना चाहिए, जब तक संभव हो तब तक पॉसिबल हो ये करना चाहिए कि हार्मोनी बिठानी चाहिए। एक को लागू करने से दूसरे का उद्देश्य समाप्त ना हो जाए। लेजिस्लेचर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, इंटेंशन को आगे बढ़ाते हुए हमें उस कानून का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। एक और रूल है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का, वो है द स्टैट्यूट शुड बी रीड एज होल। जब भी आप किसी कानून का निर्वचन करने की बात आए आपके सामने, चाहे एज ए न्यायाधीश आ जाए, चाहे मजिस्ट्रेट के रूप में आए, चाहे आप विधायिका के रूप में या चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में आप किसी कानून को निर्वचन कर रहे हों, तो आपको उस कानून के किसी एक्ट को, किसी धारा को, किसी लाइन को निर्वचन करते समय भी आपको उसे पूरा कानून पहले पढ़ना चाहिए, उस कानून के मेन मोटिव या ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि द स्टैट्यूट शुड बी रीड एज होल। अर्थान्वयन करते समय संपूर्ण कानून को पढ़ना जरूरी है। लैटिन भाषा में इसे एक वर्ड में कहा गया है कि एक्स विसेरिबस एक्टस। तो अर्थात कानून के चारों कोनों के बीच पढ़ना चाहिए, उसे संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। एक्स विसेरेबस एक्टस भी आप इसे जानते हो, स्टेटमेंट शुड बी रीड एज होल। तो कानून में प्रयुक्त शब्दों को, अर्थ को कानून की आत्मा के अनुसार अर्थान्वयन करना चाहिए। सारी चीज़ें पढ़कर ही उसे करना चाहिए। ठीक है, एक बात, एक सिद्धांत और आपके सामने डिस्कस करता। अर्थान्वयन को अमान्य से मान्य करना अच्छा है। अट रेस मेजिस वेलिड क्वाम पेरिएट। क्या कह रहा हूँ? अट रेस मेजिस वेलिड क्वाम पेरिएट। अपने गूगल पर स्क्रॉल कीजिएगा, मिल जाएगा स्पेलिंग वहाँ पर। तो अर्थान्वयन को अमान्य से मान्य करना अच्छा है। मतलब क्या हुआ? इट इज़ बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड, या इट इज़ बेटर टू वैलिडेट अ थिंग रादर देन डिक्लेयर इट इनवैलिडेट। अर्थान्वयन को अमान्य से मान्य करना अच्छा है। मतलब जब किसी कानून के दो प्रोविजंस के या किसी कानून की भाषा के दो ऑल्टरनेटिव मीनिंग निकलते हों, हैं, जहाँ कानून की भाषा के दो वैकल्पिक अर्थ निकलते हों कि ये भी निकल सकता है, वो भी निकल सकता है, तो न्यायालय को उस अर्थ को चुनना चाहिए, उस पद्धति को चुनना चाहिए कि जो कानून को बनाने का आशय है उसको ध्यान में रखते हुए, उसमें कार्य करते हुए, कानून की लेजिस्लेचर की इच्छा को पूरा करते हुए अर्थ प्रदान करे, वो कानून का अर्थ प्रदान करना चाहिए, ना कि उसे इनवैलिडेट करने वाले, ना कि उस कानून के उद्देश्य में रोड़े अटकाने वाले, बाधा पहुंचाने वाले सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। तो यही मतलब है, या हम ये भी कह सकते हैं कि द मैटर में बी फ्लॉरिश रादर देन पेरिश। तो जब कोई ऐसी बात कोर्ट के सामने आ जाए तो कोर्ट को किसी चीज़ को चमकाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि नष्ट करने का। तो अगर कानून में कोई प्रोविज़न बनाया गया है और उस कानून के उद्देश्य को देखते हुए उस प्रोविज़न को फ्लॉरिश करने का प्रयास कोर्ट को करना चाहिए, ना कि उसे इनवैलिडेट करने का। जब तक कि ऐसा फ्लॉरिश करने से बहुत ही अवांछनीय परिणाम निकलते हों, बहुत अनडिज़ायरेबल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाए, जब तक बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं हो जाए या बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं हो जाए, तब तक उसे हमें पेरिश नहीं करना चाहिए, फ्लॉरिश करने का ही काम करना चाहिए। यदि किसी कानून की भाषा संदिग्ध होने के कारण उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो
तो वो अर्थ जो अधिनियम के शब्दों को निष्प्रभावी बना देगा, उसकी तुलना में वो अर्थ ग्रहण करना चाहिए जो कि अधिनियम को प्रभावपूर्ण बनाएगा, जिससे कि अधिनियम एक इफ़ेक्टिव रूप से आगे काम करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक केस के माध्यम से दूँ। इस अमान्य से मान्य करना अच्छा है। अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है, AIR 1965 का। इससे भी बहुत बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि साहब इसमें हुआ यूँ कि एक व्यक्ति पे इलेक्ट्रिसिटी चोरी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के लिए एक मुकदमा चला साहब। विद्युत चोरी अधिनियम एक अलग से बना हुआ हमारा 1910 का 1910 का, उसकी धारा 39 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लिए मामला दर्ज हो गया। लेकिन वहाँ पे कुछ औपचारिकताएं भी थी कि विद्युत चोरी के लिए दर्ज जो मामला कोई कराएगा तो वो विशेष अफसर कराएगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए थी। तो हुआ ये कि वो फॉर्मेलिटीज़ ढंग से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति पे विद्युत चोरी के लिए केस चला। अब जब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं आई तो जो डिफेंस लेने वाला है, जो चोर है, वो तो यही कहेगा कि साहब कानून की उद्देश्य का जो कानून में जो औपचारिकता है वो पूरी नहीं की। उन लोगों जिन लोगों को मुझ पे केस इंस्टीट्यूट कराना चाहिए उन लोगों ने कराया ही नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे मुझे सज़ा दी जा सकती है। तो उसने कहा कि साहब ये चोरी नहीं मानी जाए और इसके लिए मुझे दंड नहीं दिया जाए। तो इधर से जो प्रोसिक्यूशन के वकील साहब थे तो उन्होंने कहा साहब चोरी तो चोरी है, विद्युत चोरी भी भारतीय दंड संहिता में दी गई 378 में चोरी के जैसी है, तो भारतीय दंड संहिता 378 में पनिश कर दो। वहाँ तो कोई औपचारिकता भी नहीं है, वहाँ तो कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं है। तो अब कोर्ट के दिमाग में आया या कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ा, तो कोर्ट ने कहा कि फ्लॉरिश करना अच्छा है, पेरिश करने से तो चोर बच जाएगा है, और विद्युत चोरी करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, और तो और वो विद्युत चोरी और धड़ाले से हो जाएगी। विद्युत चोरी अधिनियम बनाने का उद्देश्य क्या था कि विद्युत की चोरी को रोकना, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोका जाना। तो अगर हमें कानून को इस प्रकार से इंटरप्रेट करना होगा कि कानून के बनाने की मंशा को फ्लॉरिश किया जाए, चमकाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रभावपूर्ण अर्थ मिले, इसलिए इस मामले में कोर्ट ने IPC की धारा 378 में सजा दे दी चोर को विद्युत चोरी के लिए। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं विद्युत चोरी भी अल्टीमेटली है तो चोरी इंडियन पिनल कोड में। ये बात और है कि स्पेशल लेजिस्लेशन बनाया गया, स्पेशल एक्ट बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो चोरी की डेफिनेशन में आएगा। तो उन्होंने इस एक्ट यहाँ पे ये जो चोरी में लाइबल किया उसको IPC में 379 में, जबकि उस पर चार्जेस तो विद्युत अधिनियम की धारा 33-39 के लगे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पनिश हुआ। कौन सा सिद्धांत इंटरप्रिटेशन का काम आया? अर्थान्वयन को अमान्य से मान्य करना अच्छा है। इट इज़ बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड। क्या सिद्धांत काम आया? सो दैट मैटर मे बी फ्लॉरिश रादर देन पेरिश। क्या सिद्धांत काम आया? इट इज़ बेटर टू द वैलिडेट थिंग रादर देन इनवैलिडेट। या फिर अगर लैटिन मैगजीन में पूछा जाए तो फिर से दोहराऊं, अट रेस मेजिस वेलिट क्वाम पेरिट। तो ध्यान रहेगा, ये भी एक सिद्धांत हमारे बीच में। एक और सिद्धांत लेकर आता हूं। समरूप अभिव्यक्तियां समान अर्थ रखती है। आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस टू हैव सेम मीनिंग। समरूप अभिव्यक्तियों का मतलब होता है एक जैसे शब्द, तो एक जैसे शब्द समान अर्थ रखते हैं। जब विधायिका ने एक विशिष्ट अभिव्यक्ति, कोई एक पर्टिकुलर शब्द कानून में बार बार प्रयोग कर लिया, तो उसका बार बार जो भी प्रयोग शब्द हो रहा है, तो जो शब्द एक बार समझाया गया है उसी अर्थ में उसे बार बार समझना। जैसे उदाहरण दूं कि मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में IPC या भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, तो वहाँ डेफिनेशन क्लोज में ये समझाया गया है बेईमानी का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन क्लोज में समझा दिया बेईमानी में। आगे चोरी के डेफिनेशन में भी लिखा है जो कोई बेईमानी से, आगे चीटिंग में भी लिखा है कि फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट डिसेप्शन बेईमानी से प्रवंचना करेगा। तो जो बेईमानी का शब्द का अर्थ डेफिनेशन क्लोज में दिया है
वही चोरी में काम आएगा बेईमानी, वही काम आएगा चीटिंग में, छल में, बेईमानी, क्योंकि समरूप अभिव्यक्तियाँ समान अर्थ रखती है जब तक कि लेजिस्लेचर का उसका कोई बहुत खास और कोई स्पेशल अर्थ देने का अदरवाइज रीज़न ना हो। तो हमें जहाँ पे भी आइडेंटिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उन्हें सेम एक्सप्रेशन में ही यूज़ करना चाहिए, वैसे ही उन्हें हमें अर्थ लगाना चाहिए। एक और सिद्धांत जिसके पूछे जाने की संभावना अधिक होती वो होता है, आपको कई बार वो लैटिन में भी पूछा जा सकता है, नोसियर ए सोसायस या नोसिटर ए सोसायस। इसको कहते हैं अर्थान्वयन सहचार्य ज्ञायते। देखिए, नोसिटर का अर्थ होता है सहचार्य से जानना, नोसिटर ए सोसायस का अर्थ होता है सहचार्य से जानना। सहचार्य का मतलब साथ रहने वालों से जानना, नोसियर का अर्थ जानना, सहचार्य का अर्थ साथियों से जानना, संयोजन से जानना। हमारे यहाँ आप देखो तो मेवाड़ी में एक कहावत चलती है कि कालियारे बड़े धोलियो रेवे तो रंग नी ले पर लखन तो लेवे। क्या कहते हैं कि काले व्यक्ति के साथ अगर कोई गोरा व्यक्ति भी रहता है तो वो उससे रंग तो नहीं ले सकता, लेकिन साथ रहने वाला लक्षण जरूर लेता है। तो सहचार्य से जानते हैं। अगर कॉलेज के कोई दो बच्चे बहुत नटोरियस हैं और उनके साथ कोई तीसरा व्यक्ति रहता है तो एक परिकल्पना हो जाती है कि ये भी बदमाश हो गया यार, गलत संगत में पड़ गया। संगत से रंगत बदल जाती है। मैं कई बार कंपटीशन के विद्यार्थियों से कहता हूँ कि संगत बदल लो, रंगत बदल जाएगी। अगर आपकी संगत घूमने जाने वाले विद्यार्थियों के साथ है, अगर आपकी संगत बुरे विद्यार्थियों के साथ है, अगर आपकी संगत पढ़ाई के प्रति सीरियस विद्यार्थियों के साथ नहीं है तो फिर पढ़ाई से बहुत ज़्यादा आपको कुछ मिलना भी नहीं है। लेकिन आपकी संगत बहुत स्टूडियस लोगों के साथ है, बहुत पढ़ने वाले लोगों के साथ है, जिनका जीवन के प्रति एम क्लियर है, जो कुछ न कुछ करके समाज में दिखाना चाहते हैं, अपने परिवार का, कुल का, अपने गुरुओं का नाम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की संगत करोगे तो आपको भी पढ़ने का इंटरेस्ट कहीं न कहीं आ ही जाएगा। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अगर ये इस कहावत अपने ही जीवन पे चरितार्थ करूं तो 100% लागू हो जाती है कि पहले संगत कभी कभी खराब हुआ करती थी तो हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन एक एज के बाद में जब थोड़े मैच्योर हुए, लगा कि यार पढ़ना लिखना जीवन में बहुत आवश्यक है, जीवन में बहुत समय बर्बाद कर दिया, तो कुछ अच्छे लोगों की संगत में आए जब पढ़ने गए, और वहीं से द एंटायर स्टोरी हैज़ बीन चेंज, लाइफ का पूरा परसेप्शन ही बदल गया। तो संगत रंगत बदल देती है। यहाँ पे आपको कैसे जानेंगे? आपके सहचार्य से जाना जाएगा। आज मुझे कैसे पहचानेंगे? मेरी संगत से पहचाना जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका? अब इंटरप्रिटेशन में कैसे संगत रंगत बदलेगी? तो इंटरप्रिटेशन में कई बार क्या होते हैं कि वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो एक वर्ड के साथ कॉमा लगा के दूसरा वर्ड, फिर कॉमा लगा के तीसरा वर्ड, फिर कॉमा लगा के चौथा वर्ड। तो ये 3-4 वर्डों में से किसी वर्ड को इंटरप्रेट करना है और हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे के 3 वर्ड से थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं कि यार इन वर्ड का अर्थ यही है, इस वर्ड का भी अर्थ यही है, इसका भी यही है, तो चौथे का भी इसके इर्द गिर्द ही अर्थ होगा। और उस अर्थ को हम निकाल के हम दे देते हैं अपना वर्जन, या लेजिस्लेचर या कोर्ट या न्यायपालिका उसे इंटरप्रेट कर देती है। तो सहचार्य से जानने का मतलब होता है साथ लगे हुए आगे पीछे शब्दों से जानना। एक आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का फेमस केस इसमें है, AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थी उसके सेक्शन 498 के निर्वचन का प्रश्न था। 498 कह रहा हूँ, ए नहीं कह रहा, क्रूएल्टी नहीं कह रहा दहेज के लिए, 498 कह रहा हूँ। इसमें क्या होता था कि जो कोई किसी की पत्नी को बहला के फुसला के किसी विवाहित स्त्री को उसके पति से दूर ले जाता था, कहीं निरुद्ध करके रख देता था, डिटेन करके रखता था, तो उसके पनिशमेंट मिलता था 498 में। मतलब किसी की पत्नी को बहला के फुसला के पागल बना के ले जाना और डिटेन कर देना।
अब केस दर्ज हुआ साहब एक व्यक्ति पे कि ये मेरी पत्नी को, फलाने की पत्नी को ले गया साहब, बहला के ले गया, फुसला के ले गया, निरुद्ध करके रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है। जब पकड़ में आए, पुलिस गई, तो पत्नी ने कहा कोई बंदी नहीं बनाया। पत्नी ने कहा कोई बेला फुसला के नहीं ले गया मुझे सामने वाला आदमी, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। अब कोर्ट के सामने 498 के इंटरप्रिटेशन का सवाल था। कोर्ट ने कहा कैसे करें, निरुद्ध करने शब्द जो था डिटेन, कि वेदर शी हैज़ बीन डिटेन और नॉट, उसने कहा कोई निरुद्ध नहीं किया, तो निरुद्ध शब्द को निर्वचित करना था। तो उसके आगे पीछे कोर्ट ने शब्द देखे कि बहला के ले जाएगा, फुसला के ले जाएगा, प्रवंचना करके ले जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे निरुद्ध शब्द का इंटरप्रिटेशन भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये पति की सहमति के बिना है, पति के विरुद्ध अपराध है। यहाँ विक्टिम कौन है? पति है। तो कोर्ट ने इस मामले में इंटरप्रेट किया और ये माना कि निरुद्ध ही किया है उसने और उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि बहलाना, फुसलाना, पति को पत्नी से अलग कर देना, ये क्योंकि लेजिस्लेचर ने जो ये सेक्शन बनाया था, यहाँ सहमति का कोई महत्व नहीं था, वो सिर्फ विक्टिम पति के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया था। उस तरीके से उसे इंटरप्रेट किया। चाहे आज की पीढ़ी को प्रैक्टिकली रूप में इसका इंटरप्रिटेशन गलत भी लगे, लेकिन उस समय इस प्रकार से इंटरप्रेट किया। हम कहीं और भी इंटरप्रेट करें तो कहने का अर्थ यही है कि हम किसी अर्थ को, अगर कई 2, 4, 5 शब्द सीरीज में लिखे गए हैं तो हम अगले पिछले वर्डों से सहयोग लेते हुए हम उसे समझने का प्रयास करें। एक और प्रिंसिपल लेख के पढ़ते हम लोग, संजातीय अर्थान्वयन, एजुस्डेम जेनरिस। ये भी लगभग ऐसा ही है, ये भी साथ वाले शब्दों से संबंध जैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे साथ वाले शब्दों से। एजुस्डेम जेनरिस का अर्थ होता है उसी प्रकार का, सेम काइंड का, ठीक है। साधारण शब्दों को दूसरे अर्थों, दूसरे शब्दों की तरह उनके साधारण अर्थ में ही समझना चाहिए, जब तक कि संदर्भ से कोई और अर्थ ना निकाला जाए। क्या कहना चाहते हैं कि जो जनरल शब्द हैं उन्हें जनरली ही इंटरप्रेट करना चाहिए, जब तक कि लेजिस्लेचर ने कोई स्पेशल इंटरप्रिटेशन करने के लिए ना कह दिया हो। जब सुस्पष्ट कोटि में कोई शब्द आ रहे हैं, तो जब कोई शब्द सुस्पष्ट कोटि में आते हैं तो वो जो पिछले वाले शब्द हैं उनसे भी उनका अर्थ लगाया जा सकता है, पूर्ववर्ती विशिष्टियों से अपना अर्थ लेते हैं। इवास वर्सेस क्रॉस एक केस है जिसके माध्यम से समझते हैं। एक रोड ट्रैफिक एक्ट 1930 का बना हुआ था, जिसमें एक सेक्शन में अदर डिवाइसेस शब्द का प्रयोग किया था और उसी के इंटरप्रिटेशन का सवाल कोर्ट के सामने खड़ा हुआ कि ये अदर डिवाइसेस क्या क्या होते। तो इस धारा में शब्द प्रयोग किए गए थे, ट्रैफिक साइन इंक्लूड्स ऑल सिग्नल्स। ट्रैफिक साइन में सारे सिग्नल इंक्लूड्स हैं, कॉमा लगा के लिखा सिग्नल्स, ऑल सिग्नल्स, वार्निंग साइन, पोस्ट, डायरेक्शन पोस्ट, साइन एंड अदर डिवाइसेस। साइन, वार्निंग साइन, पोस्ट, डायरेक्शन पोस्ट, साइन और अदर डिवाइसेस। अब सवाल पैदा हुआ कि अदर डिवाइसेस में शामिल होगी क्या? तो इसमें कोर्ट ने कहा कि साहब जो सफ़ेद लाइनें खींची जाती है रोड पर ट्रैफिक सिग्नल के लिए, देखते हैं हम बैरियर पे या कहीं पे सफ़ेद लाइनें खींची जाती, जेब्रा लाइन्स। कोर्ट ने कहा कि ये जेब्रा लाइन अदर डिवाइसेस में शामिल नहीं होगा, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है। क्यों? कि अदर डिवाइसेस शब्द का जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया वो किससे किया? ऑल सिग्नल्स। तो वो लाइनें कोई सिग्नल नहीं है। वार्निंग साइन, वो लाइनें कोई वार्निंग साइन भी नहीं दे रही है, और कोई पोस्ट नहीं लगे हुए। डायरेक्शन पोस्ट जैसे कि लोहे का लगा होता है कि इस डायरेक्शन में उदयपुर, इस डायरेक्शन में भीलवाड़ा, इस डायरेक्शन में जयपुर, तो साहब वो भी नहीं है।
तो यहाँ पे साथ वाले शब्दों से संजातीय अर्थान्वयन किया गया, एजुस्डेम जेनरिस किया गया, इवास वर्सेस क्रोस और अदर डिवाइसेस शब्द को प्रयोग करके समझा सकते हो आप अपने एग्जामिनर्स को। एक और बात करें, एक वस्तु का स्पष्ट रूप से उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। ये भी एक सिद्धांत है कि एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टीरियस। इसका क्या मतलब है? एक वस्तु का स्पष्ट रूप से उल्लेख अगर कर दिया गया है तो दूसरी वस्तु का अपवर्जन है। मतलब लेजिस्लेचर ने किसी कानून में किसी धारा में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि ये कानून ये 3 चीज़ों पर ही लागू होगा, तो चौथी बात उसमें वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि एक बात का जो एक्सप्रेस अभिव्यक्ति है, जो स्पष्ट रूप से लिख दी गई है, तो वो दूसरी चीज़ों को वैसे ही समाप्त कर देती है। ये माना जाता है कि विधायिका का आशय दूसरी चीज़ों को उस चीज़ से, उस कानून से बाहर रखने का है। मैं आपको एक केस के माध्यम से समझाऊं। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का एक केस आया, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट का ये मांझरा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हमारा लॉ क्या है, या हमारा वर्जन क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है कि एक वस्तु का उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख दूसरे का वर्जन है। ठीक है, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टीरियस। यदि विधायिका ने किसी कानून में एक चीज़ को या 2 चीज़ को या 3 चीज़ को स्पष्ट रूप से कैटेगराइज कर दिया है, इसका मतलब है कि दूसरी सारी चीज़ें उससे ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। तो नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दनी में कुछ ऐसा ही सामने आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप 3rd ईयर में पढ़ोगे तो बेसिकली क्या होगा कि वहाँ आपको एडमिशन और कन्फेशन 2 चीज़ें नज़र आएगी। और अभी से पढ़ने का शौक़ है तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, मेरे चैनल पे एडमिशन और कन्फेशन को लेकर एक वीडियो मैंने यहाँ अपलोड किया है, जिसे आप समझ जाओगे। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहा। तो एडमिशन शब्द अलग चीज़ है, कन्फेशन शब्द अलग चीज़ है। एडमिशन तो मैं कोई बात एडमिट करूँ कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया, ये मेरा एडमिशन है। कन्फेशन मैं कहूँ कि मैंने फलाने व्यक्ति की हत्या कर दी, तो ये कन्फेशन है। अभी आपको इतना ही समझा देता हूँ, ठीक। तो अब सवाल पैदा हुआ, एक अमेरिकन लॉ का मिरिंडा एक्सक्लूजन का रूल था कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई अभियुक्त स्वीकृति करता है, एडमिशन करता है, तो वो उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाए। पुलिस कस्टडी में कोई एडमिशन करे तो उसके खिलाफ साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भारत में भी लागू करो इसको, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में ये लिखा है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति संस्वीकृति करे, कन्फेशन करे, तो वो उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि जब लेजिस्लेचर ने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 26 में इस बात को स्पष्ट ही लिख दिया है कि संस्वीकृति करेगा, अगर पुलिस के सामने, अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल करेगा, तो उसका वो कथन उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। तो जब स्पष्ट रूप से संस्वीकृति लिख दिया गया है, तो हम ये इंटरप्रेट करेंगे, हम इसे इस प्रकार निर्वचित करेंगे कि यहाँ पे स्वीकृति शब्द को बाहर रखा गया है। हैंस भारतीय कानूनों में, अगर भारतीय विधि में पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति एडमिशन करता है, स्वीकृति का कथन करता है, तो वो उसके विरुद्ध साबित किया जाएगा। अगर मैं पुलिस के सामने ये कथन करूँ कि मैंने X से 1 लाख रुपया उधार लिया था, तो वो मेरे खिलाफ साबित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट में कन्फेशन शब्द का इस्तेमाल है। और कन्फेशन का अर्थ होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप अपने अपराध को कबूल करो, अपने गुनाहों का कबूलनामा दो, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है। तो हमारे यहाँ स्पष्ट है कि स्वीकृति शब्द का प्रयोग ही नहीं है। तो जहाँ एक चीज़ का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कन्फेशन, तो स्वीकृति को उससे वैसे ही बाहर कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बात समझ गए होंगे मेरी, आप ये नियम भी समझ गए होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक रूल और पढ़ते हम।
बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या है? हितप्रद अर्थान्वयन, मतलब ये एक तरीके से सामंजस्यपूर्ण, जो हमने रूल पढ़ा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, उसी का एक भाग है, हार्मोनी क्रिएट करने वाला ही काम। लेकिन अगर मैं आपसे अगर बहुत सिंपल शब्दों में कह दूं, हितप्रद अर्थान्वयन या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि साहब जहाँ कोई लॉ किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए बनाया गया, किसी पर्टिकुलर विशिष्ट ग्रुप के लोगों के लिए बनाया गया है, तो फिर उस कानून को इंटरप्रेट भी उन लोगों के लिए हित में ही करना चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम बनाया गया, तो इस कानून के ज़्यादातर उपबंधों का इंटरप्रिटेशन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हित में हो, ऐसा ध्यान रखना है न्यायपालिका को इंटरप्रेट करते समय है। अगर कोई कानून सिर्फ मजदूरों के लिए बनाया गया है, तो जो लेबर क्लास लोग हैं, मजदूर क्लास लोग हैं, उनको उसका पूरा बेनिफिट मिले, उसी तरीके से ही उसे इंटरप्रेट करने की हमारी जिम्मेवारी होती है न्यायपालिका की। एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं, मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1961 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि पंजाब कर्मचारी, कोई व्यापार कर्मचारियों का एक अधिनियम बना 1949, उसकी एक प्रोविज़न रख दिया गया कि साहब सभी दुकानें एक पर्टिकुलर दिन को सप्ताह में बंद रहेगी। हो सकता है, कई जगह होता है। मैं पहले जब आपकी तरह LLB में पढ़ा करता था, तो चेतक पे एक शॉप थी, वहाँ थोड़ी थोड़ी देर बैठा करता था, हम सब LLB के दोस्त वहीं मिला करते थे, तो चाय पानी वहाँ पीते थे, वहीं बैठते थे। तो पूर्णिमा के दिन, जब कभी पूर्णिमा आती महीने में, तो वो दुकान बंद होती थी या उस लोकेलिटी की सारी दुकानें बंद हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने व्यापार संघ बना रखा था और उस संघ में ये नियम था कि पूर्णिमा के दिन वो अपना धंधा नहीं करें। इसी तरह यहाँ पंजाब व्यापार कर्मचारी संघ था और एक पर्टिकुलर सप्ताह में एक दिन पर सब लोग अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे, काम नहीं करेंगे। किसी ने चैलेंज कर दिया, समझदार भी तो बहुत है दुनिया में लोग, कई लोग ज़्यादा समझदार हैं, तो किसी ने चैलेंज कर दिया कि साहब व्यापार करना, वाणिज्य करना अनुच्छेद 19 में हमारा फंडामेंटल राइट है, हम तो नहीं करें एक दिन दुकान बंद, हम तो खोलेंगे। पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करना है, व्यापारी लोग हैं, 7 दिन काम नहीं करेंगे, एक दिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करेंगे, छुट्टी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, बीवी बच्चों को घुमाएंगे। तो जिस व्यापारी वर्ग के लिए कानून बनाया गया, तो उनके हितों का भी ध्यान रखना हमको पड़ेगा। तो ये बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के बारे में है। अब 2 बातें कभी कभी आपको और पूछी जाती है, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन करना है और कर कानूनों का भी कठोर अर्थान्वयन करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। क्या मतलब होता है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूज या स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फेशियल स्टैट्यूज? तो देखिए, किसी व्यक्ति को केवल दंडित तभी किया जा सकता है जब दंड का जो उपबंध है, कानून की जो भाषा है, वो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए कहती है। इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता कि कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना है, वैसे दंडित नहीं करेंगे। कानून का उद्देश्य दंडित करना है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर प्रोविज़न की भाषा स्पष्ट है, जैसे कि मैंने 292 में आपको बताया है कि कठोर निर्वचन किया, वही केस यहाँ पर भी आप साइट कर सकोगे। रंजीत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस जो साइट किया था, आप याद करिए, द लेडी चटर्लीस की जो किताब थी, उसका केस साइट किया था। तो वहाँ पे कोर्ट ने क्या किया? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया। क्या कहा कि कानून की भाषा स्पष्ट कह रही है कि साहब जो कोई व्यक्ति किसी अश्लील चीज़ के साथ डील करेगा तो वो लाइबल होगा। क्या क्या जरूर 4 बातें ध्यान रखनी है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कब किया जाए। पहली बात, कानून की भाषा स्पष्ट हो, जैसे 292 में थी, बिल्कुल स्पेसिफिक लैंग्वेज। दूसरी बात, अपराध का गठन करने वाले सभी आवश्यक तत्वों का कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए। तो वहाँ अपराध का गठन क्या क्या कर रहे थे कि एनी ट्रांजैक्शन,
ट्रांजैक्शन मतलब अश्लील किताब लिखना, अश्लील किताब बेचना, अश्लील किताब कब्जे में रखना, ट्रांसपोर्ट करना, सब ट्रांजैक्शन, ये सब एसेंशियल एलिमेंट उस ट्रांजैक्शन में आएंगे, तो वो भी ज़रूरी है। तीसरी बात, दंडित करने से पूर्व कानूनी शर्तों का पूरा करना। चौथी बात, आपराधिक प्रक्रिया और अधिकारिता संबंधी तकनीकें भी पूरी की जाए। तो जो प्रोसीजर है अपराध का और जो तकनीकी बातें हैं वो भी सब अगर लागू हो रही है तो फिर दंड कानूनों का स्ट्रिक्ट रूप से इंटरप्रेट करके उसे सज़ा दे देनी चाहिए। इसी तरह कर कानूनों का भी आपको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही करना चाहिए। कर कानून जो कर लगाने वाले कानून हैं तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करो। अगर भाषा स्पष्ट है, कर लगाने के लिए कह रही है तो लगाना ही चाहिए। अब एक आखिरी बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 90 मिनट में हमारे पास मिनट भी 10 हैं और लगभग सारे ही प्रिंसिपल मैंने डिस्कस किए। कुछ प्रिंसिपल्स जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सार और तत्व का सिद्धांत है, कलरेबल लेजिस्लेशन का सिद्धांत है, आभासी विधायन का जो सिद्धांत है वो भी आपने पढ़ा होगा है। तो सार और मर्म हो गया, आभासी विधान हो गया, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का आपको मिलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ग्रहण का सिद्धांत भी आपको मिलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेलिटिबिलिटी भी हमने आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 14 के आसपास पढ़े हैं। तो ये तो वहाँ पे आपको 4-5 प्रिंसिपल मिल जाएंगे। वो आपको यहाँ पूछे जाए तो यहाँ लिखे, जनरली वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। अब आखिरी जो इंटरप्रिटेशन का रूल है वो मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इन पेरी मेटेरिया, साम्य विषय वस्तु कानूनों का निर्वचन क्या होता है उसको समझते हैं, कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। सवाल कभी कभी ये पैदा हो जाता है हमारे सामने कि क्या एक कानून के अर्थान्वयन करने में दूसरे कानून की मदद ली जा सकती, वेदर to interpret one particular act or legislature or statute, we may take assistance of any another law or any another statute। तो कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें हैं। एक कानून को निर्वचन करने के लिए दूसरे कानून का प्रयोग किया तो जा सकता है, उसकी सहायता ली तो जा सकती है, लेकिन 3 बातें उसके लिए मोटी मोटी जरूरी होनी चाहिए। क्या क्या है तो नोट कीजिए। नंबर 1, वो जो कानून है वो साम्य विषय वस्तु होने चाहिए। पेरी मेटेरिया जिसे लैटिन में कहा गया। साम्य विषय वस्तु कानून क्या होते हैं कि साहब या तो वो कानून समान व्यक्तियों पर लागू होता हो, या वो कानून समान वस्तुओं पर लागू होता हो, या वो समान वर्ग वस्तुओं से संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान लोगों पर लागू हो, समान वस्तुओं पर लागू हो, या समान वर्ग की वस्तुओं पर लागू। तभी तो आप किसी एक कानून की मदद के लिए, एक कानून का निर्वचन करने के लिए दूसरे कानून की मदद ले पाओगे। अभी आगे समझाऊंगा कैसे होता है। दूसरी बात, या फिर वो उस विषय वस्तु को प्रभावित करता हो, यानी कि एक कानून दूसरे कानून के सब्जेक्ट मैटर पे कहीं न कहीं प्रभाव डालता हो। तीसरी बात, पूर्व के अधिनियम को या पूर्व के कानून को पश्चातवर्ती कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। तो ये 3 बातें जब होगी तभी आप एक कानून को इंटरप्रेट करने में दूसरे की मदद ले पाएंगे। तो हम बात करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। वर्ष 2002 में एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना था, लेकिन उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ख़त्म करना पड़ा और 2015 में एक नया एक्ट जुवेनाइल जस्टिस का बनाया गया। कारण क्या रहा? कारण निर्भया का वो बलात्कार का केस रहा, जिसमें 18 साल से कम के बच्चे थे, तो वो दो तो बिल्कुल ही छूट ही गए, कोई सज़ा भी नहीं मिली। तो लेजिस्लेचर ने कहा कि चेंज करना पड़ेगा। 16 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, अगर गंभीर अपराध करते हैं तो नए कानून में उनको दंड मिल सकता है। तो अब अगर इस कानून को जो नया 2015 का जुवेनाइल जस्टिस का एक्ट लेजिस्लेचर ने बनाया है उसके किसी प्रोविज़न के इंटरप्रिटेशन का सवाल पड़ जाए
तो हमें पिछला 2002 का जो कानून था उसकी मदद मिल सकती है कि बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि ये तीनों बातें लागू हो रही है। क्या लागू हो रही है कि साम्य विषय वस्तु तो विषय वस्तु क्या है? जुवेनाइल। जुवेनाइल यानी कि बच्चे, 18 साल से कम के बच्चे। तो दोनों की विषय वस्तु तो सेम ही है, जुवेनाइल है। या विषय वस्तु को प्रभावित कर रहे हैं, बच्चों से संबंधित अपराधों को ही प्रभावित वो कर रहे हैं, या फिर पूर्व के कानून ने, तीसरी बात भी लागू हो रही है कि पूर्व के कानून को समाप्त कर दिया गया है और एक नया कानून लागू कर दिया गया है। तो ये बात भी हो गई। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें लागू होती मिलेगी, और इसलिए हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को कभी इंटरप्रेट करने का सवाल आए तो हम ये इंटरप्रेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, इंटरप्रेशन ऑफ स्टेट्यू इन पेरी मेटेरिया, मतलब कि साम्य विषय वस्तु कानूनों का निर्वचन की सहायता ली जा सकती है। समझ गए हैं बात को? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अवतार सिंह का केस पढ़ाया, विद्युत चोरी वाला, तो कहीं न कहीं सहायता ले ली गई, क्योंकि विषय वस्तु चोरी, इधर विद्युत चोरी और उधर आईपीसी में चोरी, तो विषय वस्तु समान थी, तो एक को इंटरप्रेट करने में दूसरे की सहायता ली गई। और आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे 379 आईपीसी के लिए पनिश किया गया, भले ही प्रोसिक्यूशन और ट्रायल विद्युत अधिनियम के अंतर्गत चलाई गई हो। तो इंटरप्रिटेशन को लेकर मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों के सामने की। मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत हैं, तो सार और मर्म का देखिए कई सिद्धांत हैं, तो आपको वो देखने हैं, वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड पावर्स है, आनुषंगिक शक्तियों का सिद्धांत संविधान के निर्वचन के समय हमको पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में। इंसिलरी पावर्स, विवक्षित प्रतिषेध का सिद्धांत पढ़ते हैं, इम्प्लाइड प्रोहिबिशन का प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, दखलकृत का सिद्धांत होता है। पीथ एंड सब्सटेंस होता है, कलरेबल लेजिस्लेशन होता है, टेरिटरिकल नेक्सस होता है, सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल होता है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का, और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के भी प्रिंसिपल हमको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछे जाए, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर आपका नहीं हुआ है और अगर उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपके सामने रखूँगा, पर मैं अब तभी वीडियो बनाऊँगा जब कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखोगे कि साहब इसकी आवश्यकता है। अदरवाइज़ जो मेरा पैटर्न है या जो गंभीर विषयों पर मैं जुडिशल सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाऊंगा वही बनाऊंगा। एलएलबी का मुझे किसी ने, कुछ बच्चों ने कहा था, तो मैंने उसके लिए एक नई पहल चालू की है, लेकिन मुझे अगर आपका रेस्पॉन्स आएगा तभी सेकेंड ईयर के कोर्स में भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा। मेरा दावा रहता है कि मैं जितना डिस्कस करूं उसमें आपका पेपर पूरा का पूरा आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का भी आया है, ये वाला भी आएगा। आप पेपर मुझे सेंड करेंगे। मैंने ये भी आपसे कहा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हो जाए तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो पे जाके सिर्फ एक कमेंट तो कीजिएगा कि क्या उसी में से सवाल पूछेगा कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, क्या मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने चाहिए। 2-5 बच्चों के कमेंट भी मुझे इनकरेज करते हैं, करेंगे, तो मुझे समय निकाल के एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अब अभी जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी परीक्षाएं हैं परसों हैं, तो मैं उससे पहले मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कि जब मैं परीक्षाओं के 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ा करता था। तो अब मुझे लगता है कि फटाफट से 2 दिन पहले बच्चों को वीडियो बना के दे दिया जाए, ताकि एक दिन भी जो बच्चे हैं जो मजबूरीवश या कोई काम करते हैं, एलएलबी कर रहे हैं, पढ़ते नहीं पाते, तो उन्हें कोई ना कोई मदद इन वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि हमारे वकील साथियों की मदद करना, जो आने वाले टाइम में हमारे साथ कोर्ट में खड़े रहेंगे। उन साथियों के लिए बेसिकली ये सारे वीडियो आप लोगों को वकील बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं, बहुत ईजी गोइंग और ईजी वे में। तो ध्यान रखिए। और अभी तक भी मैंने जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिया, सारे सवाल मिले हैं। अभी तक भी जो सीरियस कैंपेनर हैं, जो न्यायालय में हमारे साथ कुछ वर्षों में खड़ा होना चाहते, कंधे से कंधा मिला के, तो मेरे चैनल को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।
शेयर करने से क्या होगा कि यहाँ की तो अभी MLSU की इम्तिहान ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बाद में और किसी कॉलेज के या और किसी यूनिवर्सिटी के इम्तिहान होंगे तो उन बच्चों तक भी ये जानकारी पहुँच जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि LLB के जो ये वीडियो बनाने का मैंने एक जिम्मा अभी उठाया है, कहीं ना कहीं मेरा जो उद्देश्य उसके पीछे है वो कहीं ना कहीं सार्थक होता नज़र आएगा। आपके सामने मैंने इंटरप्रिटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स जो मुख्य हैं और जो पूछे जाएंगे आपके पेपर में, पेपर होने के बाद कमेंट में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर नहीं पूछा जाता है तो मुझे वीडियो बनाना ही नहीं है, लेकिन मेरा दावा है कि सवाल हमारे डिस्कशन से बाहर ना गया है ना कभी जाएगा। तो इतना बहुत है। 3 घंटे के पेपर को लिखने के लिए कम से कम 90 मिनट की वीडियो तो सुनी जा सकती है, और 90 मिनट की इस वीडियो में आप 3 घंटे लिखोगे, इस बात का मेरा दावा, इस बात की मेरी गारंटी है, और पास भी होकर आओगे इस बात की भी गारंटी है। और आपको LLB के प्रथम वर्ष का ये इंटरप्रिटेशन का पेपर पास करने के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले किसी विषय की परीक्षा में आप सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ, लेकिन इसके लिए आपका थोड़ा सा एक कमेंट मेरे लिए मैटर करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।